Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about regional diversity. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्षेत्रीय विविधता वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सांस्कृतिक विविधता को कवर किया, कल्चरल डाइवर्सिटी वाले टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पर हमने यूनिट 1 सोशियोलॉजी की कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो अभी हम कवर करने वाले हैं रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जानेंगे इसकी विशेष सूची के बारे में कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको रीजनल डाइवर्सिटी की एक इंट्रोडक्शन जानने को मिलती है। इस इमेज में, ये जो इमेज आपको बीच में दिख रही है, यहाँ पर आपको एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी जो अलग अलग रीजन की विविधता को बताती है। ये राइट साइड में राजस्थान के कल्चर को शो कर रही है। यहाँ पर ये आपको नॉर्थ इंडिया का जो है इमेज देखने को मिलता है। ये हिमालयन रीजन है, वहाँ के कल्चर को शो कर रहा है। और ये जो हमारे रिलीजियस साइट्स हैं, वहाँ की जो डाइवर्सिटी, वहाँ का जो स्पेसिफिक कल्चर है, उस चीज को यहाँ पर दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशंस को समझेंगे। यहाँ पर हम जो अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा जो है रीजनल डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन दी है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या थ्योरीज दी हैं क्षेत्रीय विविधता को लेकर, इस बारे में हम समझेंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे, फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी को, यहाँ पर जो कारक क्षेत्रीय विविधता को आगे बढ़ाते हैं उन चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे। फिर क्षेत्रीय विविधता के प्रकारों को हम जानेंगे। मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी हम यहाँ पर कवर करेंगे। रीजनल डाइवर्सिटी एंड इंडियन सोसाइटी, किस तरीके से इनका तालमेल है, इस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। और आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, चुनौतियों के बारे में जानेंगे। जो क्षेत्रीय विविधता को लेकर यहाँ पर जो विवाद हमको देखने को मिलते हैं, उस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए गवर्नमेंट्स के क्या मेजर्स हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। और फिर सेकंड लास्ट, यहाँ पर रोल ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी इन नेशनल बिल्डिंग, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय विविधता की क्या भूमिका है। एक प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। और लास्टली हम यहाँ पर हमारे जो क्षेत्रीय विविधता वाले टॉपिक को लास्टली हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे परिचय के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रीजनल डाइवर्सिटी असल में होती क्या है। जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर स्पेसिफिक लैंग्वेज, स्पेसिफिक कल्चर, ट्रेडिशन और इनका जो ज्योग्राफिकल फीचर है। जैसे राजस्थान, गुजरात, तो गुजराती वहां पर आपको देखने को मिलेगी, राजस्थानी भाषा आपको देखने को मिलती है, बिहारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कन्नड़, तेलुगु। ये एक प्रकार से हम देखें तो ये बताती है क्षेत्रीय विविधता को लैंग्वेज के हिसाब से, भाषाओं के आधार पर। यहाँ पर आपको इनकी संस्कृतियों में, परंपराओं में और भौगोलिक विशेषता यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। और यहाँ की जो आर्थिक स्थितियां हैं, जैसे कि अगर आप केरल में देखेंगे तो वहां पर आपको पोर्ट वाली चीजें देखने को मिलेगी, मुंबई में आपको पोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब अगर आप मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन की बात करेंगे तो वहां पर आपको इनलैंड कल्चर या आपको जो है मुस्लिम कल्चर देखने को मिलेगा, जो वहां के डिफरेंसेस को दिखाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट कवर कर रहे हैं, ये जो डाइवर्सिटीज है, ये जो क्षेत्रीय विविधता है, ये आपको देखने को मिलती है, ये कई हजारों सदियों के बाद ये विकसित हुई है। यहाँ पर ये बताता है ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल प्रोसेस हुई है, इसको लेकर माइग्रेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आर्यंस जो है इंडस वाले एरिया में आए, उन्होंने जो है इन्वेड किया, तो यहाँ पर इन्वेजन हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग मुगल रूल। और ट्रेड एंड कॉमर्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको एक डाइवर्सिटी जो है होलिस्टिकली डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी, जिसको हम ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में देखते हैं। यहाँ पर कई सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं डाइवर्सिटी में। आगे बढ़ेंगे, ये सारी जो हम यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता को पढ़ रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है भारत की कॉम्प्लेक्स सोशल फ्रेमवर्क को समझने के लिए, आज के हमारी समाज को समझने के लिए और क्षेत्रीय विविधता को जानने के लिए भारत की। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं क्षेत्रीय विविधता को लेकर,
उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानने को मिलेंगे 3 नाम, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरे और यहाँ पर योगेंद्र सिंह जो हैं। इनके हिसाब से क्षेत्रीय विविधता या रीजनल डाइवर्सिटी क्या होती है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो जो एम.एन. श्रीनिवास हैं वो यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हुए बताते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, प्रैक्टिस और इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर डेवलप हुई, वो यहाँ पर हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण जो है विकसित होती है। इनका ये कहना है जो कल्चर, जो यहाँ पर सामाजिक संरचनाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं और यहाँ पर जो आर्थिक स्थितियां विकसित हुई हैं, उसमें यहाँ पर ऐतिहासिक और भूगोलिक कारक जो है प्रभावित करते हैं इन चीज़ों को। ये बात एम.एन. श्रीनिवास ने कही है, जिसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा गुजरात जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेस है और यहाँ पर बिहार आपको देखने को मिलेगा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है या हम कहें एग्रेरियन एरिया है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जी.एस. घुरे। ये जो जी.एस. घुरे हैं ये यहाँ पर बताते हैं कि जो भी कल्चरल आइडेंटिटीज और ट्रेडिशन भारत में डेवलप हुआ, उसके पीछे इन्होंने 2 कारक बताए, एक ऐतिहासिक कारक और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर इन्होंने 2 चीजें बताई, एक है ऐतिहासिक कारक और एक है पर्यावरणीय संदर्भ में इन्होंने यहाँ पर जो है समाज का विकसित या जो है रीजनल डाइवर्सिटी या जिसे हम कहें क्षेत्रीय विविधता को विकसित होने में 2 कारक बताए हैं, एक है हिस्टोरिकल और एक है एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर जो एम.एन. श्रीनिवास थे उन्होंने यहाँ पर हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर कहा था, यहाँ पर जो जी.एस. घुरे हैं उन्होंने हिस्टोरिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर बताया, जिसके रूप में यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपको बेम्बू हाउस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो साउदर्न एरिया है इंडिया का, वहाँ पर आपको द्राविडियन कल्चर देखने को या द्राविडियन आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, जो हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजर हैं या नेक्स्ट स्कॉलर जो हैं हमारे योगेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर जो रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है जो समाज में बदलाव हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के कारण, यहाँ पर आधुनिकीकरण के कारण जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने इसको यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी के रूप में यहाँ पर बताया, जिसमें लोकल ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर मुंबई को लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया ऑफ यूपी। यहाँ पर मुंबई जो है विकसित रूप पे भी यहाँ पर हमको रीजनल डाइवर्सिटी के रूप में देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता को या हम कहें रीजनल डाइवर्सिटी को ये बताते हैं, जिसमें आपको एम.एन. श्रीनिवास की जो कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से जो है लोअर कास्ट जैसे कि दलित्स जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलते हैं, ये अडॉप्ट करेंगे अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को ताकि ये समाज में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर ये बताते हैं डोमिनेंट कास्ट थ्योरी से कि किस तरह से जो है रीजनल पावर डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं कास्ट, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो जाट्स हैं हरियाणा के। यहाँ पर ये बताते हैं इकोनॉमिक एंड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर कास्ट इन पर्टिकुलर रीजन। ये बात हमको यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास की कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट थ्योरी में जानने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरी को हम कवर करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा जी.एस. घुरे की। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म एंड इंटीग्रेशन। ये कॉन्सेप्ट दिया था जी.एस. घुरे ने। इसमें आपको ये बात जानने को मिलेगी, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है डाइवर्स कल्चर जो कि आसाम या पंजाब में हमको देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर एक कंट्री लैंड में जैसे कि इंडिया में ये कोएग्जिस्टेंटली साथ में रह रहे हैं और यहाँ पर एक रीजनल आइडेंटिटी को भी ये लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जी.एस. घुरे के जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर
एसिमिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता, मिलावट आपको देखने को नहीं मिलती। सब अपने अपने कल्चर को जो है स्पेसिफिकली फॉलो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, जो कि इंडिया हमको देखने को मिलता है। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे यूनिक आइडेंटिटी के रूप में हम यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को लिख सकते हैं विद इन नेशनल यूनिटी, या इंडिया हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका कल्चर अलग ही है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंट्री में जो है प्रॉपरली कोएग्जिस्टेंटली आपको एक साथ अपने कल्चर को फॉलो करते हुए देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उसमें आपको जानने को मिलेगा योगेंद्र सिंह की यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज की जो थ्योरी है, यहाँ पर ये बताते हैं कि किस तरह से जो है रीजनल डाइवर्सिटी अफेक्ट कर रही है मॉडर्नाइजेशन को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जामिन्स हाउ रीजनल डाइवर्सिटी अफेक्ट मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज। जैसे कि अर्बनाइजेशन होने के कारण आपको जो है गुजरात डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एग्रेरियन प्रैक्टिस आपको बिहार में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये हाईलाइट करते हैं कि जो इम्पैक्ट है मॉडर्नाइजेशन का ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द रीजन, यहाँ पर मेनली इनका ये बात कहना है जैसे कि आपको एक मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा दिल्ली और मुंबई जैसे प्लेसेस में। यहाँ पर जो योगेंद्र सिंह हैं वो मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज की थ्योरी से ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को, एक जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर खत्म करते हुए देखने को मिल रहा है। यही बात यहाँ पर योगेंद्र सिंह ने अपनी मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज की थ्योरी में बताई है। आगे बढ़ेंगे, रजनी कोठारी की यहाँ पर बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर जो थ्योरी दी है पर्सपेक्टिव ऑन रीजनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पर इन्होंने जो एक पर्टिकुलर रीजन है उसका पॉलिटिक्स पे क्या रोल है उस चीज को यहाँ पर इन्होंने एनालाइज किया और उस चीज को यहाँ पर अपनी थ्योरी में इन्होंने बताया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से जो है पॉलिटिकल मोबिलाइज कर रही है, और यहाँ पर आपको फेडरलिज्म इन रीजनल पार्टीज आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे डीएमके इन तमिलनाडु, ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर इन्होंने बताया है जो रीजनल आइडेंटिटी है वो किस तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है गवर्नेंस की उस पर इफेक्ट डाल रही हैं। ये बात यहाँ पर रजनी कोठारी की पर्सपेक्टिव ऑन रीजनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की थ्योरी में हमको यहाँ पर जानने को मिलती है, जो क्षेत्रीय विविधता को या हम कहें रीजनल डाइवर्सिटी को एक थ्योरी के रूप में बताती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपको जानने को मिलेगा क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी में, या हम कहें क्षेत्रीय विविधता में योगदान करने वाले कारकों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आपको जानने को मिलता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में आपको देखने को मिलेंगे हिमालयस आपको नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, और कोस्टल प्लेन्स आपको साउदर्न एरिया में देखने को मिलेंगे। थार डेजर्ट ये आपको वेस्ट में देखने को मिलता है, और फॉरेस्ट वाले एरिया आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, जिस वजह से अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग ऑक्यूपेशन और अलग अलग जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं यहाँ पर रहने के, खान पान के और जो है आर्थिक स्थितियों के या व्यवसायों के आपको अलग अलग पैटर्न भारत में देखने को मिलेंगे। ये चीज दर्शाता है भूगोलिक कारक को, रीजनल डाइवर्सिटी की, क्षेत्रीय विविधता की। आगे बढ़ेंगे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इन्वेजन, जो कि मुगल्स ने इंडिया पे इन्वेड किया। यहाँ पर कॉलोनाइजेशन आपको देखने को मिलता है बाय ब्रिटिशर्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स जैसे कि मराठा किंगडम, और यहाँ पर इस वजह से जो है एक डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी के रूप में एक यूनिक ट्रेडिशन, एक यूनिक आर्किटेक्चर और यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए हमको ऐतिहासिक तौर पे देखने को मिलता है, जिसको हमने ऐतिहासिक कारक के रूप में यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी के अंदर कवर किया। आगे बढ़ेंगे, जो अगले कारक की हम बात करेंगे सांस्कृतिक कारक, या हम कहें कल्चरल फैक्टर्स के हिसाब से आपको जो रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उस एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन, यहाँ पर बहुत सारे धर्म एक साथ रह रहे होते देखने को मिलेंगे आपको भारत में, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और यहाँ पर जो है अलग अलग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती हैं जैसे कि तमिल, बंगाली, और यहाँ पर एक कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द रीजन इन इंडिया। यहाँ पर सब अपना
ओन कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सबके फेस्टिवल्स अलग हैं, ड्रेस कोड्स अलग हैं, फूड हैबिट्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सांस्कृतिक कारक के रूप में। रीजनल डाइवर्सिटी को ये दर्शाती है, क्षेत्रीय विविधता को ये दर्शाती है, जिसके रूप में हम यहाँ पर ड्रेसेस में यहाँ पर लिख सकते हैं साड़ी इन नॉर्दर्न इंडिया, और यहाँ पर हम साउदर्न इंडिया में लुंगी जैसी ड्रेसेस को यहाँ पर लिख सकते हैं। फूड हैबिट्स में यहाँ पर हम देखें तो नॉर्थ इंडियन फूड अलग होता है, साउथ इंडियन फूड में हम इडली सांभर, ये सारी चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट फैक्टर को हम यहाँ पर जानेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से, यहाँ पर आर्थिक कारक के हिसाब से आपको रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, क्षेत्रीय विविधता आपको देखने को मिल जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन, यहाँ पर आपको औद्योगिकृत क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, और एग्रेरियन रीजन आपको बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में देखने को मिलता है, जिस वजह से जो है सोशल स्ट्रक्चर और लाइफ स्टाइल में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग जीवन शैलियाँ आपको प्रदर्शित करते हुए देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स के रूप में हम यहाँ पर जानेंगे पॉलिटिकल बाउंड्रीज और डिसीजंस लाइक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो है लैंग्वेज के बेसिस पे आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में पहला ऐसा स्टेट बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज और डिसीजंस लाइक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर तेलंगाना का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, जो कि रीजनल आइडेंटिटी को दिखाता है एक राजनीतिक कारक के रूप में। आगे बढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत में 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के रूप में हमने यहाँ पर देखी हैं पहले हमारे लेक्चर्स में, जो कि आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगी, और ये रीजनल आइडेंटिटी को शो करती हैं। यहाँ पर लिटरेचर को ये इन्फ्लुएंस करेंगी, मीडिया को ये इन्फ्लुएंस करते हुए देखने को मिलती हैं। यहाँ का जो एजुकेशन है रीजनल भाषा पे हमको देखने को मिलता है, जो कि एक डिस्टिंक्ट रीजनल कल्चर को कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय संस्कृतियों में ये योगदान प्रदान करता है। ये बात हमको यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं कारक के रूप में हमने क्षेत्रीय विविधता के अंदर कवर करी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता के प्रकट रूप में हम यहाँ पर हमारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के रूप में यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु में आपको तमिल लिटरेचर देखने को मिलेगी, बंगाली लिटरेचर बंगाल में, यहाँ पर मराठी लिटरेचर आप महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जो रिफ्लेक्ट करती है, बताती है वहाँ के लोकल ट्रेडिशन और वैल्यूज को, यहाँ पर स्थानीय परंपराओं और मूल्यों को ये दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे, रिलीजन एंड फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर टॉपिक को समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, ओणम ये केरला में देखने को मिलेगा, गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, पोंगल जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये बताता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को यहाँ पर ये दर्शाता है, रीजनल सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को एक पर्टिकुलर रीजन की। आगे बढ़ेंगे, फूड एंड कुजीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडियन कुजीन में कोकोनट का यूज किया जाता है, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न एरिया में ज्यादा यूज होता है, जो कि एक रीजनल फूड हैबिट्स को बताता है, जो कि वहाँ के लोकल प्रोड्यूस को दर्शाता है, वहाँ के क्लाइमेट को दर्शाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्थानीय उत्पादक को ये दर्शाता है, और जलवायु को ये जलवायु से प्रभावित होती है। आगे बढ़ेंगे, ड्रेसेस एंड अटायर के रूप में यहाँ पर हम इस चीज को कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की जो साड़ी है वो यहाँ पर बंगाल और तमिलनाडु से काफी डिफरेंट है। इन लोगों इधर के रीजन की अलग अलग जो है साड़ी के अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। फिरहान ये आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में, लुंगी आपको केरला में देखने को मिलती है, धोती बिहार में, जो यहाँ पर बताती है एक रीजनल डाइवर्सिटी को, यहाँ पर ये क्षेत्रीय विविधता को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे, आर्ट, आर्किटेक्चर और म्यूजिक के फॉर्म में यहाँ पर हम रीजनल डाइवर्सिटी को समझेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कला, वास्तुकला और संगीत में क्या विभिन्नता है तो आपको देखने को मिलता है। साउदर्न एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको द्राविडियन आर्ट देखने को मिलेगा,
और जो मुगल्स हैं वो मुगल आर्ट आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। रॉक कट केव्स आपको वेस्ट एरिया में देखने को मिलेंगी और बेम्बू हाउसेस आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में देखने को मिलते हैं। ये बताते हैं रीजनल आर्किटेक्चर को। और यहाँ पर हिंदुस्तानी जो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, कार्नेटिक म्यूजिक आपको ये साउथ में देखने को मिलता है, जो म्यूजिक ट्रेडिशन को यहाँ पर बताता है और यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता को ये दर्शाता है कला, वास्तुकला और संगीत के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय विविधता और भारतीय समाज। यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी वाले एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलती है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर अलग अलग रीजन और यहाँ पर अलग अलग जो है रीजनल डिफरेंसेस होने के बावजूद यहाँ पर भारत में आपको जो है यूनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया जो नेशन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे चल रहा है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही चीज आपको जो है भारत के संविधान में देखने को मिलेगी। ये रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड कम्युनिटीज, और यहाँ पर आपको एकता और एक नेशनल आइडेंटिटी, यहाँ पर सामूहिक राष्ट्रीय पहचान आपको देखने को मिलेगी। भारत की क्षेत्रीय विविधता होने के बावजूद भारतीय समाज आपको एक राष्ट्रीय सामूहिक पहचान के रूप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रीजनलिज्म और रीजनल आइडेंटिटी की हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो रीजनलिज्म है, यहाँ पर कई सारे मूवमेंट्स हुए। यहाँ पर सेपरेट स्टेट की या अलग राज्य बनाने की जो है कई बार मांग उठी, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर गोरखालैंड लिख सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल का ऑटोनॉमी डिमांड करता हुआ एक एरिया है जो हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक प्राथमिकता जो है हमको देखने को मिलती है, वो क्षेत्रीय पहचान को ज़्यादा प्राथमिकता देखने को मिल रही है कुछ एरियाज में, जैसे कि हम गोरखालैंड यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, खालिस्तान हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चैलेंजेस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। क्या क्या चैलेंजेस हैं क्षेत्रीय विविधता की, जो चुनौतियां हमको देखने को मिलती है चैलेंजेस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी के रूप में। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डाइवर्स पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू लैंग्वेज राइट्स। यहाँ पर जैसे कि हम देखें तो तमिलनाडु का एंटी हिंदी एजिटेशन के रूप में हमको ये देखने को मिलता है। ये किस तरीके से जो है उस क्षेत्रीय राजनीति को और किस तरह से ये भारत की यूनिटी को जो है इफेक्ट करता है, ये एक चैलेंजेस के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज के कारण जो इश्यूज, जो चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं रीजनल डाइवर्सिटी में, वो यहाँ पर अब हम कवर करेंगे। यहाँ पर अनइवन जो डेवलपमेंट है उससे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस में चेंज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर डिमांड आती है स्पेशल स्टेटस देने की, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देने की, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, सोशल टेंशंस के रूप में यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्यूट ओवर लैंग्वेज। यहाँ पर भाषा के आधार पर कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलता है। वाटर शेयरिंग के कारण, यहाँ पर जल बंटवारे के कारण जो है कई सारे सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कल्चरल डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जो एक सांस्कृतिक वर्चस्व यहाँ पर हमको इस जगह पे देखने को मिलता है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक वर्चस्व के जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं उस चीज से जो है रीजनल डाइवर्सिटी एक प्रकार का भारत में चैलेंज या चुनौती के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, सरकार की ऐसी नीतियों को जानेंगे, उन सारी चीजों को जानेंगे जो यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है, यहाँ पर प्रमोट करती है नेशनल इंटीग्रेशन को। यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगे कई सारे सब पॉइंट्स जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो भारत का 8th शेड्यूल है हमारे संविधान का, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, जहाँ पर 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज मेंशन्ड है। यहाँ पर आर्टिकल जो 29 है, अनुच्छेद 29 जो है, यहाँ पर आपको कल्चरल राइट्स या हम कहें सांस्कृतिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता है।
फेडरल स्ट्रक्चर भारत के संविधान का आपको देखने को मिलेगा संघीय ढांचा के रूप में ये बताता है। यहाँ पर रिस्पेक्ट की जा रही है रीजनल आइडेंटिटीज की, ये सारे प्रोविजंस के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जिससे प्रमोट की जा रही है नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय एकीकरण को ये सारी चीजें बढ़ावा देती हैं। आगे बढ़ेंगे, एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है नेशनल इंटीग्रेशन टूर और कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे पोंगल, इन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों को देना। यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को जानकारी देना, इससे एक जो है राष्ट्र की भावना, एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना बच्चों में डेवलप हो सके और कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जो कि लोकल ऑटोनॉमी को यहाँ पर बताता है, यहाँ पर स्ट्रेंथन किया है लोकल गवर्नेंस को। इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप पंचायत लिख सकते हैं, जिससे कि हम जो रीजनल इशू है उसको इफेक्टिवली यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें, यहाँ पर इसको सशक्त बना सकें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्थानीय शासन को सशक्त बनाने की बात यहाँ पर विकेंद्रीकृत शासन के रूप में आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो प्रमोट कर रही है नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन में हम इस पॉइंट को कवर करेंगे जो कि प्रमोट कर रहा है नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर एनकरेज किया है बोथ नेशनल लेवल पे और रीजनल लैंग्वेजेस दोनों। यहाँ पर नेशनल के रूप में यहाँ पर हिंदी को विकसित किया जा रहा है और रीजनल लैंग्वेज तमिल की जो तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है तमिल, उसको भी यहाँ पर प्रोत्साहन हमको देखने को मिलता है। इन एजुकेशन एंड मीडिया के रूप में यहाँ पर प्रोत्साहन हमको देखने को मिलता है मीडिया और स्कूली शिक्षा के रूप में। यहाँ पर एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा थ्रू सेज या हम कहें स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जो आपको यहाँ पर आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, उसको यहाँ पर इक्विटेबली ग्रो आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके और इक्विटेबल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट किया जा सके इंडिया में, जिससे कि आर्थिक असमानता खत्म हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल इंटीग्रेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा हर घर तिरंगा अभियान जो कि इंटीग्रेट करता है इंडियन सोसाइटी को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में रिपब्लिक डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें शेयर्ड वैल्यूज और रिस्पेक्ट करना रीजनल डाइवर्सिटी को, ये चीज हमको भारत में देखने को मिलती है जो यहाँ पर एकीकरण को भारत में आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को यहाँ पर हम कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या रोल है रीजनल डाइवर्सिटी का नेशन बिल्डिंग में। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय विविधता की क्या भूमिका है, तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। यहाँ पर जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर अलाउ किया है स्टेट को टू प्रिजर्व यूनिक कल्चर। यहाँ पर जो राज्य हैं वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल ग्रोथ में। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल, आर्ट, कुजीन एक्सचेंज। यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक जो है डेवलप हो सके और यहाँ पर एक नेशन बिल्डिंग में टूरिज्म का योगदान हमको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे तो रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज, और यहाँ पर ये एड्रेस कर रहे हैं लोकल नीड्स को, जिससे कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर एक आर्थिक विकास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है रीजनल डाइवर्सिटी के रूप में। लास्टली हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर हम हमारे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है रीजनल डाइवर्सिटी, एक जो क्षेत्रीय विविधता है, वो किस तरह से जो है हमारी इंडियन सोसाइटी को एनरिच कर रही है। यहाँ पर रीजनलिज्म और सोशल टेंशन भी हमको कई बार चुनौतियों के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो किस तरह से जो है इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर्म में, टूरिज्म के फॉर्म में, और यहाँ पर एक यूनिकनेस, एक डाइवर्सिटी जो आपको इंडिया में देखने को मिलती है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है, प्रमोट भी करती है नेशनल यूनिटी के लिए और एक हार्मोनियस सोसाइटी, यहाँ पर एक जो है शांतिपूर्ण देश को निर्माण में ये योगदान देती है। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।